मैम आईवीएफ लोगों को पता ही नहीं है कि आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है बाहर, बॉडी से बाहर। एग और स्पर्म ने हमारी बॉडी से बाहर मिलना है और फर्टिलाइजेशन में रिजल्ट करके एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। तो यही टेस्ट ट्यूब बेबी पेनफुल कितना होता है एक वुमेन के लिए? डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर। कोई भी सोचता है आईवीएफ अच्छा ये तो बड़ा एक्सपेंसिव होगा। हमारे कंट्री में अगर हम यूएस से कंपेयर करें, अगर हम यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पे काफी कम है। और अगर प्रोफेशनल है तो थोड़ी सी प्रायोरिटी उधर चली जाती है। ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल। सो आई थिंक ये तो मेजर फैक्टर्स है। मैम आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो कहते होंगे कि लड़का ही चाहिए, सानू तो मुंडा ही चाहिए। तो मतलब ये लड़की के बस में बिल्कुल भी नहीं। ऐश्वर्या राय की तरह मेरी बेटी हो या ऋतिक रोशन की तरह मेरा बेटा बन जाए। डिजाइनर बेबी, डिजाइनर बेबी। मुझे रोनाल्डो जैसा प्लेयर वाला बच्चा दे दो या शाहरुख खान या सचिन। आप उन्हें कह सकते हैं कि फिर आप उनका कोच बनो और रोनाल्डो बनाओ। हाँ। एग फ्रीजिंग किस एज में करानी चाहिए? सरोगेसी वो करवा सकती हैं। ये काफी रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है ताकि कोई इसे मिसयूज ना कर सके। करण जौहर मुझे याद आ रहे हैं, तुषार कपूर है, ऑल्दो दे आर सिंगल पेरेंट, और एकता कपूर हैं। वो लॉ अभी बना है या पहले? आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में, जो साइंस का एक मिरेकल है और साथ ही साथ एक ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जिन्हें फर्टिलिटी इश्यूज हैं या जिन्हें बेबी होने में प्रॉब्लम होती है। आईवीएफ एक सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं और साथ में होती हैं बहुत सारी मिसकंसेप्शंस एंड डाउट्स। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर बिरिंदर कौर आहूजा से, जो पिछले 10 सालों से आईवीएफ कंसल्टेंट हैं इकबाल नर्सिंग होम में, जो पिछले 50 ईयर से लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहा है। और साथ ही साथ इकबाल नर्सिंग होम में 1991 में पहला आईवीएफ बेबी हुआ पंजाब में। सो बात करते हैं, आइए डॉक्टर मिनी से। हेलो डॉक्टर मिनी। हेलो निधि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इस प्लेटफॉर्म पे अपने व्यूज़ मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ, मुझे ये मौका दिया। ये हमारा एक, मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा हमारे लिए एक मौका है लोगों तक अवेयरनेस लेके आने के लिए आईवीएफ के बारे में, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि आईवीएफ क्या है, कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं मैम। श्योर मैम, जब आप किसी भी पेरेंट को जो बहुत सालों से वेट कर रहे होते हैं बेबी की, तो उनको जब आप उनका जो एक्सपीरियंस है वो तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उनको बेबी उनके हाथों में देते हो तो आपको कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा एक जॉयफुल एक्सपीरियंस होता है। जब हम अपने पेशेंट्स को खुश देखते हैं तो हमें तभी खुशी मिलती है। अगर वो उदास होते हैं तो हम उनके साथ उदास होते हैं, और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो कई बार तो इतने इमोशनल खुद को लगता है कि कहीं हम भी इमोशनल ना हो जाए उनके साथ में। बिल्कुल मैम आईवीएफ लोगों को पता ही नहीं है कि आईवीएफ होता क्या है, तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन करिए कि आईवीएफ एक तो पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका और होता कैसे है ये आईवीएफ? आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है बाहर, बॉडी से बाहर। फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म ने हमारी बॉडी से बाहर मिलना है और फर्टिलाइजेशन में रिजल्ट करके एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। एम्ब्रियो होता है जो एग और स्पर्म मिल के बनाते हैं। और एग आता है फीमेल से, एग फीमेल से आता है, स्पर्म मैन से आता है। और जब वो मिलते हैं और एम्ब्रियो बन जाता है इन द कल्चर मीडिया, इन द लैब, तो फिर हम वो एम्ब्रियो एक लेडी के अंदर जब ट्रांसफर कर देते हैं, उसके यूट्रस के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, तो वो एक प्रेगनेंसी में रिजल्ट करता है। ओके तो जो हम कहते हैं ना, जैसे मेरी बेटी पूछ रही थी, मैं जब इसकी प्रिपरेशन कर रही थी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, तो यही टेस्ट ट्यूब बेबी होता है? इसी को ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो नाम के लिए कह देते हैं कि टेस्ट ट्यूब में हो रही है, बट अदरवाइज वो डिशेज होती हैं स्पेसिफिक जिनमें फर्टिलाइजेशन की जाती है लैब में, मतलब आउटसाइड द बॉडी। ओके उसके बाद वो मदर के वूम में उसको प्लेस कर देते हैं, इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं इसको, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो जब वो ट्रांसफर के बाद प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि एम्ब्रियो ने वहां पहुंच के यूट्रस की लाइनिंग के साथ चिपकना है और प्रेगनेंसी में रिजल्ट करना है, और वो फिर धीरे धीरे बेबी जो है वो जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही हो जाता है। मैम जब जैसे आपने बोला कि हम एग और स्पर्म को हम लैब में
मतलब फ्यूजन करते हैं उनकी। Yes. तो पहले एग हम फीमेल की बॉडी से और स्पर्म जो है मेल की बॉडी से, मतलब एग को कैसे रिट्रीव किया जाता है? एग को रिट्रीव करने के लिए एक प्रोसीजर होता है oocyte रिट्रीवल, जिसमें Okay. हम पहले तो एग्स को फॉर्म करेंगे। पहले तो Okay. हमें जब जैसे लेडी के पीरियड्स आए हैं, हम उन्हें हाँ, सेकेंड या थर्ड डे उनको बुला के Okay. उनके कुछ इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं ताकि उनके एग्स ज़्यादा बने, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट है कि अच्छे एग्स मिलें। Okay. जितना नंबर अच्छा होगा, एक लिमिटेड नंबर 8 Number. to 10, 10 to 12 एक मतलब एवरेज नंबर है, Okay. ताकि हम उन्हें फर्टिलाइज कर सकें और अच्छे एम्ब्रियोज फॉर्म कर सकें। कितने मैम फर्टिलाइज आप वन टाइम में करके रखते हो? जितने एग्स रिट्रीव होंगे लेडी के, उनमें से कितनी परसेंटेज जो है वो आगे चलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, एम्ब्रियो में रिजल्ट करते हैं, क्योंकि हर स्टेप पे जो रेट होता है वो रिड्यूस होता जाता है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आपने 10 एग्स रिट्रीव किए तो 10 के 10 बहुत, मतलब अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है तो 100% फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है। नहीं तो कई बारी 60 to 80% फर्टिलाइज होते हैं। और फिर उसके बाद जिस स्टेज पे हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है उसकी क्वालिटी देखनी है कि जो हमें परफेक्ट लग रहा है, ग्रेड ए लग रहा है, हम उसको ट्रांसफर करते हैं। और वो मैम मतलब एक ही एम्ब्रियो होता है या 2 भी करते हैं आप ट्रांसफर? ऐसा है कि एज पे ये डिपेंडेंट होता है। अगर तो पेशेंट की एज, जैसे आजकल हमारे कंट्री में 3 तक आप ट्रांसफर कर सकते हो, 3 एम्ब्रियोज। लेकिन अगर जैसे पेशेंट की एज 35 से ऊपर है तो आप डेफिनेटली 3 ट्रांसफर करेंगे। अगर वो 35 से कम है तो आप 2 भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, पेशेंट की एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत अच्छी है, सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, क्योंकि आप बेसिकली ये चाहते हो कि इट शुड रिजल्ट इन सिंगल प्रेगनेंसी। राइट। जितने अच्छे मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी होती है सिंगल प्रेगनेंसी। ओके। ट्विन्स में कई कॉम्प्लिकेशंस होने का डर होता है, ट्रिपलेट्स में उससे भी ज्यादा डर होता है। सो हमारा टारगेट सिंगल प्रेगनेंसी होता है। अगर सपोजिंग 2 हो जाए तो वेलकम है। हाँ जी। एक बार में ट्विन्स हो जाए तो हाँ, लेकिन मदर को बहुत मॉनिटर करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और मतलब थोड़ा डर भी होता है जल्दी डिलीवरी ना हो ट्विन्स में। ट्विन्स में अदरवाइज एक बार जैसे हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया उसके बाद वो नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही चलता है। इट विल गो लाइक एनी अदर प्रेगनेंसी। ओके। सिर्फ ये होता है एनी प्रेगनेंसी। जैसे आजकल हम देखते हैं लोग नेचुरली भी कंसीव करते हैं, फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बारी बेड रेस्ट बोल देते हैं, कई बारी ब्लड प्रेशर बढ़ता है या शुगर हो जाती है। सो ऑल दोज थिंग्स जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में हो सकती हैं वो भी आईवीएफ में भी हो सकती हैं, सेम हो जाती हैं। मैम एक बड़ा ही मन में सवाल आता है और बहुत लोगों को भी लगता है कि ये पेनफुल प्रोसीजर है बहुत, जो एग रिट्रीवल हो गया या मदर के वूम में दोबारा से एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना हो गया, तो ये पेनफुल कितना होता है एक वुमेन के लिए? जब भी मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले उनको यही कहती हूँ कि ये आई विल ट्राई टू मेक इट एज कंफर्टेबल फॉर यू एज पॉसिबल, ताकि आपको ये ना लगे कि कहाँ मतलब बहुत मुश्किल हो रही है। ओके। सो जैसे हम ब्लड सैंपल देते हैं, उसकी प्रिक होती है, मैं उनको यही कहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड जब वो कराते हैं उन्हें एक सेंसेशन पता चल जाती है कि ऐसे फील होने वाला है। उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि उनको कोई पेन ना हो, ये मैं उनको बताती हूँ, ताकि मतलब सिर्फ इंजेक्शंस की प्रिक है या ब्लड सैंपल की है, जब हमने oocyte रिट्रीवल करना है दैट विल बी डन अंडर एनेस्थीसिया, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। जनरल एनेस्थीसिया, शॉर्ट जिए, जिसको थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हो ताकि असर हो, और पेशेंट जैसे मॉर्निंग में आके इवनिंग में डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, जस्ट 1 डे प्रोसीजर है? हाँ, डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर है। नो एडमिशंस इन आईवीएफ, कोई एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जनरली पेन मतलब एग रिट्रीवल के टाइम भी और इम्प्लांट के टाइम भी? बिल्कुल। और मतलब हम एनेस्थीसिया नहीं देते जब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। और ज़्यादातर पेशेंट्स एक्सपीरियंस नहीं करते पेन। जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं हमें एक आइडिया हो जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत एंग्शियस और एप्रीहेंसिव होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर भी हम अंडर एनेस्थीसिया कर सकते हैं, पर जनरली लोग करवा लेते हैं विदाउट एनेस्थीसिया। तो इतना पेनफुल नहीं होता। oocyte रिट्रीवल डेफिनेटली अंडर एनेस्थीसिया जो हमने एग्स रिट्रीव किया, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर विदाउट एनेस्थीसिया हो जाता है। और इसका कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट कितनी का आती है? मतलब क्या ये माना जाता है कि बड़ा एक्सपेंसिव है? कोई भी सोचता है आईवीएफ, अच्छा ये तो बड़ा एक्सपेंसिव होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, आईवीएफ एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर इसलिए है बिकॉज इसमें जो मीडिया यूज हो रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, जो कल्चर डिशेस यूज हो रही हैं, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, और बहुत मतलब आप सोच सकते हैं कि एक्सपेंसिव थिंग्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड। जो इंजेक्शंस हैं दे आर एक्सपेंसिव, सो दैट इज वाई इसका जो कॉस्ट फैक्टर है वो बढ़ जाता है। Okay. और हमारे
कंट्री में अगर हम यूएस से कंपेयर करें, अगर हम यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पे काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज। सो इसलिए लोग इंडिया में आके आईवीएफ करवाते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म बिकॉज यहाँ पे चीपर है। तो जो लोअर स्ट्राटा है सोसाइटी का, जो नहीं इतना अफोर्ड कर पाते, उनके लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड है? नाउ गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग टू डू सर्टेन थिंग्स, मतलब एज सच कोई ऐसा मतलब जैसे योजना होती हैं, तो वो मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर दे या सब्सिडीज दे या उनको कोई इंश्योरेंस मिल जाए ताकि आईवीएफ उनके लिए भी अप्रोचेबल हो जाए। तो बाकी अपने लेवल पे जैसे हम लोग अपना आईवीएफ सेंटर है तो वी डू हेल्प पुअर पीपल रेगुलरली। और एक बहुत अच्छी बात थी कि एक कॉफ़ी शॉप में मैं गई तो वहाँ लिखा था कि आपने तो अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर ली है, तो अगर आप एक कॉफ़ी किसी और को स्पॉन्सर कर दें तो उसको भी खुशी मिल जाएगी। तो उससे मुझे ये लगा कि जिनके बच्चे आईवीएफ से होते हैं, आई हैव सीन द जॉय in their eyes and in their heart. तो उस समय मेरा मन कहता है कि अगर not the whole amount but अगर वो कुछ एक स्पॉन्सरशिप किसी एक पेशेंट को दे सकें जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो कि उनका पैसा मिसयूज नहीं हो रहा, और एक स्पेसिफिक पेशेंट को वो स्पॉन्सर करें एनोनिमसली, तो बहुत भला हो जाएगा। क्योंकि हमारी तो पॉपुलेशन इतनी है, अगर एक इंसान एक को भी स्पॉन्सर करे तो बहुत लोगों का फायदा हो जाएगा। और हमारे पास आते भी हैं लोग जो जिनके एम्प्लॉयज हैं, लोग उनके लिए खर्चा करते हैं, और हम भी अपना पार्ट करते हैं कि हम भी उनको डिस्काउंट देते हैं ताकि हम भी अपनी चैरिटी कर सकें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है मैम, और कितना अच्छा आइडिया है ये कि जो लोग उस खुशी को महसूस कर चुके हैं तो उनको वो ज़्यादा, मुझे लगता है कि एक फील आता है कि हम किसी और की भी हेल्प करें तो उनको भी वही खुशी महसूस हो जो उनको हुई है। मैम, बेस्ट एज, जैसे आजकल करियर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लड़कियों के लिए भी उतना ही जितना लड़कों के लिए, बट कहते हैं ना कि मर्द तो कभी बूढ़ा नहीं होता बट लेडीज़ के लिए एक पर्टिकुलर एज हम कहते हैं कि कंसीव करने की बेटर होती है, तो वो आप एज क्या सजेस्ट करते हो कि आइडली नॉर्मली अगर हम कहें तो क्या एज बेस्ट होती है? ऐसे कि जैसे पहले तो 22-23 तक लोग जैसे लड़कियां कंसीव कर लेती थी, शादी के बाद बच्चे हो जाते थे। आजकल हम जनरली देखते हैं कि 29-30 तक लोग कंसीव करते हैं। मैं अपनी सारे पेशेंट्स को यही काउंसिल करती हूँ कि 30 तक आप पहला बेबी कर लो, 35 से पहले सेकंड कर लो, ताकि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी भी डॉक्टर की। क्योंकि जितना हम डिले करेंगे उतना इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो मतलब 30 से पहले फर्स्ट बेबी और 35 से, मतलब दिस इज जस्ट माय, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जैसे आजकल वर्किंग लेडीज हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, सो आई थिंक उनके लिए ये बेस्ट है कि बिकॉज दे हैव टू सी देयर प्रोफेशन एज वेल एज देयर फैमिली। राइट मैम, राइट। मैम, अगर हम बात करें कि आपके पास इतने लोग आते हैं तो आईवीएफ कराने के लिए क्या लोगों के पास होता है, मतलब क्या रीज़न होता है कि उनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है? ऐसे होता है कि देखो, एक कपल जब उनकी शादी होती है और जब वो 12 महीने ट्राई कर रहे हैं, 12 मंथ्स वो ट्राई कर रहे हैं और कंसेप्शन नहीं हो रही, तो उन्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए टू टेक गाइडेंस। अब जो स्पेशलिस्ट है वो उनको बताएगा कि जैसे उनकी बेसिक चीज़ें चेक करेगा, लेडी का एग कैसा बन रहा है, हस्बैंड का सीमन सैंपल कैसा है, और लेडी की ट्यूब्स कैसी हैं। पहले ये बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये सब अच्छा है तो फिर नीड नॉट गो फॉर आईवीएफ डायरेक्टली, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। मेडिसिन से भी कुछ प्रॉब्लम्स पहले मेडिसिन, पहले तो हम इवन जस्ट बेसिक मेडिसिन दे के सुपरवाइज करते हैं कि एग कैसा बन रहा है, डेट्स दे देते हैं, अगर सब कुछ अच्छा है। और अगर नहीं प्रेगनेंसी होती फिर हम आईयूआई पे जाते हैं। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इसमें आप सीमन सैंपल लेके उसकी क्वालिटी बढ़ा के लेडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हो, ताकि अगर सीमन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश करते हो बाय इंजेक्टिंग इट डायरेक्टली इनटू द फीमेल। और अगर आईयूआई भी 3 to 6 साइकिल्स डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट नहीं रिजल्ट दे रहा, तो आप आईवीएफ की तरफ जाते हो। अगर किसी पेशेंट की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं फिर आप आईवीएफ की तरफ जाते हो। किसी को सिवियर कोई ऐसी डिजीज है यूट्रस की तो आप आईवीएफ के लिए जाते हैं। ओके मैम, अगर एक ट्यूब बंद हो और जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं तो दूसरी वर्किंग हो तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर उसी साइड पे अच्छा एग बन रहा है जो ट्यूब ठीक है
ओके तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी एक ही ट्यूब काम कर रही है और Okay. आराम से उनको कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता, अपने आप नेचुरल प्रेगनेंसीज होती हैं। ओके मैम, जैसे जब मुझे लगता है कि छोटी थी तब मुझे को कभी भी मैंने ऐसा सुना नहीं है कि कोई आईवीएफ के लिए जा रहा है या फर्टिलिटी इश्यूज हैं, लेकिन आजकल अगर हम आसपास भी देखते हैं तो बहुत सारे फर्टिलिटी इश्यूज या लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने में। तो आपके हिसाब से क्या रीज़न है, क्या कि आजकल ये फर्टिलिटी इश्यूज बढ़ गए? आपको लगता है कि बढ़ गए? फर्टिलिटी इश्यूज डेफिनेटली बढ़े हैं। सबसे पहले Okay. तो ये है कि एक लड़की की शादी भी अब लेट होती है, एज डिले हो गई है। फिर उसके बाद जब उसने प्रेगनेंसी प्लान करनी है वो भी डिलेड है। हाँ, और अगर प्रोफेशनल है तो थोड़ी सी प्रायोरिटी उधर चली जाती है कुछ सालों के लिए, और फिर बेबी प्लान किया जाता है। फिर इसीलिए जब हम डिले करते हैं तो ज़्यादा, फिर उसके बाद वो पैनिक करते हैं। जब उन्होंने सपोजिंग प्रेगनेंसी 2-3 साल डिले कर दी, उसके बाद अगर विद इन 2-3 मंथ्स रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने पैनिक करना है और स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो जाने हैं। अगर स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी और अचीव करनी डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज स्ट्रेस, हमें किसी भी चीज़ में अगर स्ट्रेस होगा वो काम अच्छे से नहीं होता ही नहीं। सो इसीलिए स्ट्रेस, जब हमने डिले किया फिर पैनिक हुआ और स्ट्रेस हुआ। मैम, जैसे आपने बोला कि 3-4 ईयर्स लोग आजकल वेट करते हैं बेबी के लिए आफ्टर मैरिज, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, स्पेशली पिल्स की अगर हम बात करें, तो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेने से भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है? नहीं करती हो। अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा ले लेते हैं, नॉर्मली लोग 1 ईयर 2 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं लेते जब उन्होंने अभी प्लान करना है। थोड़ी देर के लिए वो ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होती है, एग रिलीज की जो प्रोसेस होती है, उसको इनहिबिट करती है, लेकिन आफ्टर फ्यू साइकिल्स वो नॉर्मल हो जाता है। सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं कॉज करते, बट अदर थिंग्स जैसे आजकल की एनवायरनमेंट है, इतनी पॉल्यूशन है, हर चीज़ में एडल्ट्रेशन है, जो हम केमिकल्स हमारे अराउंड हैं, हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, और जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, आई थिंक एवरीथिंग हैज चेंज। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि पहले ये सब नहीं था, तो अब ये चीज़ें आ गई हैं। तो बाकी ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, सो आई थिंक ये तो मेजर फैक्टर्स हैं। बिकॉज मैंने देखा है कि एक जब व्हेन अ मैन स्टॉप्स स्मोकिंग तो उसका सीमन काउंट बेटर हो जाता है। या अल्कोहल अगर कोई बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहा है और उससे रिड्यूस कर दे या बंद कर दे, एंड तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इवन फॉर अ वुमन ऑल्सो, उसके लिए भी सेम है आजकल। तो मतलब अल्कोहल और स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो वो विमेन को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फॉर प्रेगनेंसी, या मैन अगर वो ज़्यादा लेते हैं? तो देखो, दोनों को ही इफेक्ट कर रहे हैं। जब एक आदमी स्मोक करता है, यूजुअली अपने घर पे अपनी वाइफ पैसिव स्मोकिंग भी कर रही है, बिल्कुल, और अगर वो खुद कर रही है तो उसकी oocyte क्वालिटी या एग क्वालिटी बहुत डाउन जा रही है। आदमी की स्पर्म क्वालिटी डाउन जा रही है, काउंट रिड्यूस हो रहा है, उसकी मोटिलिटी रिड्यूस हो रही है। सेम इज द केस विद अल्कोहल। सो मतलब यहाँ पे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में अल्कोहल और स्मोकिंग इन विमेन, बढ़ गया है अर्बन एरियाज में, इट हैज इंक्रीज्ड, बट इन फॉरेन कंट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ के लोग बल्कि हमसे पहले संभल गए। तो मैम, जैसे अगर कोई लेडी ड्रिंक करती है, अगर वो बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चलो अभी 1 ईयर हम या ड्रिंक या स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो उसका फ़ायदा रहता है? डेफिनेटली मतलब तो एग क्वालिटी मतलब बेटर हो जाती है, और आइडियली तो दे शुड नॉट बी स्मोकिंग सो मच, और अल्कोहल की आइडियली तो नहीं करना चाहिए, ताकि अपनी जनरल हेल्थ भी देखनी है। दिस इज नॉट ओनली जस्ट फॉर प्रेगनेंसी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि हमने अल्कोहल छोड़ दिया है फॉर 2 इयर्स, पता चल जाता है कि दे आर ट्राइंग। हाँ, ठीक है मैम। जैसे आपने एक और बात करी लैपटॉप की, तो जैसे मैंने सुना है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो लैपटॉप या फोन्स आजकल पॉकेट में रख लेते हैं या लैपटॉप को लैप पे रख लेते हैं, तो क्या वो भी इफेक्ट करता है? डेफिनेटली जो स्पर्म का बनना होता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये मतलब टेम्परेचर जब बहुत गर्म एनवायरनमेंट हो जैसे, तो ये स्पर्म्स का जो बनना है ये इफेक्ट हो जाता है।
ओके काउंट कम हो जाता है, मोटिलिटी कम हो जाती है। तो जैसे इसीलिए हम लोग प्रोफेशन भी पूछते हैं कि जब किसी का सीमेन काउंट अच्छा नहीं होता, हम कहते हैं कि आप बहुत गर्मी में जैसे फर्नेसेस या बेकर्स, आप वहाँ तो नहीं काम कर रहे। आजकल तो लैपटॉप्स ही हैं, तो एवरीबडी इज यूजिंग अ लैपटॉप, सो हीटेड एनवायरनमेंट, जो मतलब जो टेस्टीज को अगर इतना हीटेड एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो स्पर्म्स जो फॉर्म कर रही है वो मुश्किल हो जाता है। और जैसे टाइट जीन्स वगैरह पहनने से वो भी हम उन्हें फर्क लूज क्लोथ्स कहते हैं पहनने के लिए, ताकि मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस पे इफेक्ट ना हो। जैसे सोना बाथ्स हैं आजकल बहुत इन फैशन, हॉट सोना बाथ्स, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट करते हैं। तो ये मेल्स के लिए है स्पेसिफिकली, ये मेल्स के लिए, तो उनको इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, राइट मैम। और मैम जैसे डाइट आजकल अगर हम देखें तो बहुत चेंज हो गई है रिसेंटली, फास्ट फूड कह सकते हो या इतनी हेल्दी डाइट हम नहीं लेते हैं, तो डाइट का भी इफेक्ट रहता है। यस, डेफिनेटली हेल्दी बैलेंस्ड डाइट इज रिकमेंडेड जब आप कंसीव करना चाहते हैं। ओके ताकि जंक फूड अब एक फैट बन गया है, एवरीबडी इज हैविंग इट, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि वेट हमें अपना एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हमें नॉर्मल रेंज में रखना है ताकि जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, ज़्यादा हमें मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। तो वो चीज़ें जो होती हैं, अगर बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज में है तो पेशेंट विल कंसीव फास्टर। और मैम जैसे देखा है कि जो ओवरवेट लेडीज होती हैं तो उनको भी कंसीव करने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है, डेफिनेटली आती है। और हम उन्हें कहते हैं, कई बारी तो हम 3 months के लिए उन्हें वेट रिड्यूस करने के लिए भेज देते हैं, और उसके बाद वो आराम से नेचुरली कंसीव करके आ जाते हैं। अच्छा, ये भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। ओके। और मैम एक आजकल अगेन टर्म जो हम बहुत सुनते रहते हैं वो है कि PCOD या PCOS जिसको बोलते हैं, एक तो ये क्या चीज़ होती है और इसका प्रेगनेंसी पे या कंसीव करने पे क्या असर होता है? ऐसा है कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज जो हैं आजकल कॉमन है, और ये एक आप कह सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। ओके जिससे लड़की के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, फेस पे बाल आ जाते हैं और वेट इंक्रीज हो जाता है, और प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है। ये तो लाइफस्टाइल चेंजेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज डन विद अ रिमोट, एक्सरसाइज की कमी और जंक फूड, एवरीथिंग। तो उसमें प्रेगनेंसी में फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, राइट मैम। मैम एक है कि आजकल ना वर्किंग हमारी बड़ी चेंज हो गई है। पहले हम कहते थे अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, आजकल वो सब उल्टा हो गया है कि हम बहुत लेट नाइट तक जागते रहते हैं और दिन में सोते रहते हैं। जो हमारा सर्कैडियन रिदम है जो वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका भी क्या कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है? डेफिनेटली, जहाँ पे भी हम नॉर्मल चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, जैसे हम लेस आवर्स ऑफ स्लीप है या मोर आवर्स ऑफ स्लीप है, या इवन बोथ थिंग्स, सो हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारी एक्सरसाइज नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमें इफेक्ट कर रही हैं। Okay. मतलब ये जो बना है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, सो इट इज ट्रू, राइट। और मैम थायराइड है किसी को या डायबिटीज़ है किसी को, अगर मेल को है वो इफ़ेक्ट करता है या फीमेल को है अगर, वो तो मुझे लगता है कि करता ही है, दोनों को इफेक्ट करता है। अच्छा, दोनों को ही। थायराइड अगर लेडी को है, जैसे हम प्रेगनेंसी में तो हम बहुत स्ट्रिक्टली उसको रेगुलेट करते हैं। ओके। और डायबिटीज़ भी हमें, क्योंकि डायबिटीज़ बच्चे को भी इफेक्ट करती है, अगर मदर डायबिटिक है तो बच्चे पे असर होता है, तो इसलिए दोनों को हमें, मतलब दोनों चीज़ों को, थायराइड और डायबिटीज़ को मदर में कंट्रोल करना ही है। और मैन में अगर डायबिटीज़ होएगी तो उसका सीमेन काउंट इफेक्ट हो जाता है। और मैम जैसे जो IVF है, आइडली किस एज में लोग आते हैं आपके पास? मतलब 30s में आते हैं या अर्ली 20s में भी आ जाते हैं? जनरली जल्दी नहीं आते, मतलब अगर सपोजिंग किसी की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और ठीक नहीं हो सकती, फिर वो अर्ली एज में आ जाते हैं। जनरली आफ्टर 35 आते हैं, 40 के बाद भी आते हैं। और क्या लास्ट एज क्या है जब तक आप करवा सकते हो? ऐसा है कि अब तो लॉज पास हो गए, सो इसलिए एक एज उन्होंने 50 years तक ही अलाउ किया है। अच्छा, 50 एक लेडी 50 years तक, एक आदमी 55 years तक IVF के लिए जा सकता है। और मैम विद एज, जैसे लेडीज़ का आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि उनकी फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, और क्या मेल्स पे भी विद एज फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। उनका मतलब जो फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल है रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। जैसे एक लेडी को ज़्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू अ मैन, बिकॉज इट इज़ नॉट अनकॉमन कि आदमी की बहुत एज हो और उसको मतलब कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई हो, लेकिन डेफिनेटली इफेक्ट करता है।
सो इसलिए एक बहुत ज़्यादा ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना चाहिए कि आदमी को भी मुश्किल होती है, इसीलिए 55 की एज तक उन्होंने, तो लेडी की 50 इयर्स और आदमी मेल की की 55 55 इयर्स के तक ही आईवीएफ करा सकते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉज। अकॉर्डिंग टू लॉज, ओके। और मैम बाय चांस अगर हम कहें कि स्पर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है या काउंट अच्छा नहीं है, तो उस केस में फिर क्या करते हैं हम? पहले तो काउंसलिंग ऑफ द कपल इम्पॉर्टेंट है कि आजकल Okay. जैसे अगर बहुत लो काउंट है तो आजकल तो टेक्निक्स हैं आईवीएफ की, जैसे ICSI है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, Okay. जिसमें आप सिंगल अच्छा स्पर्म लेके फर्टिलाइजेशन कॉज अच्छा। कर सकते हो। एक सिंगल स्पर्म से भी? सिंगल स्पर्म को चूज करते हो आउट ऑफ ऑल द स्पर्म्स। ओके, तो वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं आई थिंक, तो उनमें हाँ। से इट्स इजी टू चूज सो मेनी? या यू विल सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और Okay. उसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट चूज करेंगे, और ताकि Okay. जिसका सबसे अच्छा पोटेंशियल लग रहा है कि ये फर्टिलाइज कर देगा। ओके, सो दैट वे ICSI हैज हेल्प्ड। अगर किसी Okay. का जीरो काउंट है तो क्यों जीरो काउंट है, पहले तो वो रीजंस ढूंढे जाते हैं। अगर कोई ऐसा रीजन है जो ठीक नहीं हो सकता, फिर सीमन बैंकिंग अवेलेबल है, लोग Okay. डोनर सीमन सैंपल ले सकते हैं। ओके, तो जेनेटिकली वो फिर मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों पेरेंट्स पे नहीं होगा। एग अगर मदर का है तो Egg. जेनेटिक मटेरियल मदर का ही है। मदर का ही है। अगर स्पर्म बाहर से लिए है तो फादर का जेनेटिक मटेरियल नहीं। ओके मैम, जैसे एक हमने भी रिसेंटली सुना था सिद्धू मूसेवाला, तो उनकी मदर जो है वो काफ़ी मतलब एज उनकी ज़्यादा थी जब वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, तो क्या उसमें भी उन्होंने आईवीएफ का ही सहारा लिया होगा? ऐसा है कि देखो उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे अलग थे, से। मतलब ये एक बहुत ही इमोशनल रीज़न था फॉर आईवीएफ। तो इसीलिए मतलब एज लिमिट इसलिए सेट की गई है ताकि मदर को कोई प्रॉब्लम ना आए जब भी वो प्रेग्नेंट हो। और ये भी शायद एक रीज़न हो सकता है कि अगर पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा एज्ड हैं तो वो बच्चा, मुझे लगता है मतलब जब वो अगर कोई 60-70s में करा रहा है तो बच्चा तो तब बहुत छोटा होगा, वो इतना ख्याल भी नहीं उसको रख पाएंगे। माँ बाप को संभालना मुश्किल। फिर मैं अपने पेशेंट्स को जनरली ये कहती हूँ कि अगर आप 40 पे प्लान कर रहे हो तो आजकल बच्चों की शादी 30 पे होती है, तो 70 पे आप उसकी शादी करोगे तो आजकल यू हैव टू रिमेन एक्टिव टिल 70। तो आप अपना लाइफस्टाइल अगर अच्छा रखोगे तो ही आप 70 पे जाके अपने बच्चों की शादी अच्छे से करोगे। राइट। मैम, कुछ मिथ्स भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि एक है कि और मैंने देखा भी है एक्चुअली कि बहुत सारे ट्विन्स होते हैं। जब आईवीएफ के लिए कोई जाता है तो नॉर्मल केसेस से ज़्यादा ट्विन्स होते हैं। ये मिथ है या फैक्ट है? इट्स अ मिथ, इट्स नॉट ट्रू। बिकॉज जब हमने 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए या 3 एम्ब्रियो किए या सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, अगर सिंगल किया है फिर तो ट्विन्स के चांसेस नहीं है। अगर आपने डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है तो ट्विन के चांसेस हो सकते हैं, पर उनमें से हो सकता है एक ही इम्प्लांट हो। और अगर आपने 3 भी किए, कई बार हम 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे एज ज़्यादा है, तो बहुत बड़ी सिंगल प्रेगनेंसीज में ही रिजल्ट करता है। और मैम पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैम एक बार में 2 करा दो बस। हाँ, दे फील दैट इट इज ईजियर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव ये भी लगता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे लिए मदर और बेबी प्रायोरिटी है। मतलब अगर मदर की प्रेगनेंसी इजी नहीं होती कई बार ट्विन प्रेगनेंसीज में, और जब अगर बेबी टाइम से पहले बॉर्न हो जाता है, जैसे प्री टर्म हो गया, तो उसको संभालना सारी लाइफ मदर के लिए मुश्किल होता है, एटलीस्ट फर्स्ट 5 years। और बच्चे के लिए भी उसकी ग्रोथ मतलब जब उसने बाकी बच्चों के साथ में compete करना है इवन इन द क्लास, तो उसको भी मुश्किल आती है। तो आई थिंक एम फॉर वन। मैम, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो कहते होंगे कि लड़का ही चाहिए, सानू तो मुंडा ही चाहिए, तो आते हैं आपके पास ऐसे? डेफिनेटली ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कहेंगे कि अब हम इतना महंगा प्रोसीजर करा रहे हैं, आईवीएफ करवा रहे हैं, तो लड़का ही हो जाए। तो हम उन्हें बताते हैं कि आप चूज नहीं कर सकते। आईवीएफ आपको प्रेगनेंसी होने में हेल्प करेगा, लेकिन इस चीज में मदद नहीं करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ये भी आते हैं मैम कि 2 लड़कियां हैं जी हमारे, तो अब आप लड़का करा दो। हाँ जी, ये भी बहुत कॉमन है। तो फिर उन्हें मना करना पड़ता है कि हमारे कंट्री के लॉज अलाउ नहीं करते कि आप सिलेक्ट कर सको। मतलब आपके पास 2 डॉटर्स हैं, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन हमारे कंट्री का लॉ ऐसा है कि आप इस कंट्री में चूज नहीं कर सकते। और ये ब्लेम गेम चलती है कि एदे मुंडा
हाँ, मतलब एक नहीं लेडी होता। पता नहीं क्यों अपने आप पे सारा ब्लेम लेती है कि उसकी डॉटर्स ही हैं, उसके पास लड़का नहीं है। ये हालांकि हमें हाँ। पता है कि जो लेडी के पास तो एक्स ही है जो उसके क्रोमोसोम्स हैं, और एक आदमी के पास XY है। जब उसे एक आदमी ने X दिया तो लड़की हो गई, जब Y दिया तो लड़का हो गया। तो मतलब ये लड़की के बस में बिल्कुल भी नहीं है, किसी के भी बस में नहीं है हाँ, एक्चुअली। बट अगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर रिस्पॉन्सिबल माने तो वो लड़के रिस्पॉन्सिबल मतलब जब हैं। वो XY जो फैक्टर है, Y किसी के फैक्टर बस इज में भी ओनली नहीं है। इन मेल्स। मेल्स अब वो कोई चूज नहीं कर सकता उसको। तो ये किसी को ब्लेम करना बहुत गलत है कि लड़का या लड़की। और आजकल की सोसाइटी में तो मुझे लगता है ऑल गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल, डेफिनेटली मैम। और मेरा एक मैसेज है टू द सोसाइटी दैट जब हम रोज ऐसी बातें सुनते हैं कि डॉटर्स हैं, एक लड़की है, एंड समटाइम्स द लेडी इज सो मतलब वो इतनी दुखी होती है, तो मैं मन में सोचती हूँ कि इसके पास एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, फिर भी ये दुखी है और ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इसका कोई बच्चा ही नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है हमें अपनी लड़कियां और लड़के दोनों को बराबर ट्रीट करना चाहिए। दे आर इक्वल। एंड जिस दिन हम ये सोच बदलेंगे, अब मैं नेक्स्ट जनरेशन हम उन पे डिपेंड करते हैं कि जैसे वो हम अपनी डॉटर और सन को ट्रीट करेंगे, अगर बराबर हमने उनको सब सिखाया है और ये नहीं बोला कि लड़के का काम है और ये लड़की का काम है, तो अगर हम ये चेंज ले आएंगे तो अगली जनरेशन तो डेफिनेटली इसी को ही फॉलो करेगी, जो हम उन्हें सिखाएंगे, और फिर ये डिफरेंस हट जाएगा। मैम, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मैं लड़की हूँ। उस टाइम पे कोई जैसे लड़का तब तो बहुत ज़्यादा होता था, एंड आई हैव नेवर फेल्ट कि मेरे पेरेंट्स ने कभी ये सोचा होगा कि लड़का नहीं है, और या मुझे ये महसूस कराया। तो मुझे लगता है कि उस ज़माने में भी ऐसे लोग थे बिल्कुल जो नहीं भेदभाव करते थे, और आज भी उसी लिगेसी को हम आगे लेके जा रही हूँ। मैं अगर कहती हूँ ना किचन का कोई काम है तो मैं दोनों को बोलती हूँ, दोनों करेंगे। बिल्कुल जो भी है इक्वली। वेरी राइट। आई थिंक आपके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्होंने ऐसी थॉट प्रोसेस रखी इवन इन दैट एरा आल्सो, एंड नाउ यू आर taking the legacy forward. तो मैं भी I would like to share that we are 2 sisters. Oh, great. And we don't have a brother and both of us are doctors. और जब कोई आके कहता है कि लड़का चाहिए, तो मेरे फादर एग्जाम्पल देते हैं कि मेरी भी 2 ही लड़कियां हैं और दोनों डॉक्टर्स हैं, और कभी ऐसा, और हमें उन्होंने कभी फील नहीं कराया कि लड़का नहीं। तो इसलिए हमने भी अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट किया। बिल्कुल। और अगर हर बंदा ऐसे ही ट्रीट करेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब पेरेंट्स को ज़रूरत होती है तो लड़का हो या लड़की उनकी सेवा दोनों ही करते हैं। और कई बारी लड़कियां क्योंकि इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड होती हैं तो ज़्यादा ध्यान रखती हैं। ये नहीं है कि लड़के ध्यान नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके इमोशंस और लड़की के इमोशंस में बहुत फर्क होता है। क्योंकि मुझे याद है कि बहुत लोग आके बोलते थे कि आप लड़का अडॉप्ट कर लो, आपके लड़की है, एक ही लड़की है, आप लड़का अडॉप्ट कर लो, या बोलते थे कि आपने इतना अच्छा घर क्यों बनाया है, लड़की तो बाहर चली जाएगी। तो मेरे फादर हमेशा कहते थे कि मैं ये खुद के लिए कर रहा हूँ, बाकी उसकी किस्मत रही। बिल्कुल। और आजकल तो जैसे बॉयज भी मतलब अपना प्रोफेशन जहाँ पे है वही चले जाते हैं, उनको कोई प्रेशर नहीं होता कि अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है। बिल्कुल। सो आजकल सब बराबर ही हो गए हैं प्रोफेशनली एंड तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू चेंज नाउ। यस, राइट मैम। मैम, डिफरेंस होता है कोई एक नॉर्मल बेबी में और IVF के थ्रू जो बेबी होते हैं, कोई डिफरेंस रहता है उनमें, चाहे उनके वो इंटेलेक्चुअल डिफरेंस हो या फिजिकल कोई डिफरेंस? जनरली देयर इज नो डिफरेंस लाइक अ नॉर्मल बेबी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि जब IVF का बेबी ज्यादा इंटेलिजेंट है, सो देयर आर मेनी स्टडीज गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस, लेकिन एज सच अभी तक हम जो देखते हैं जैसे इक्वल हैं। और जो वर्ल्ड का फर्स्ट IVF बेबी लुई ब्राउन, शी वाज बोर्न इन 1978। तो अब उनका अपना एक बच्चा है। अच्छा, तो मतलब नॉर्मल है सब कुछ, वो नॉर्मल है, आगे जनरेशन नॉर्मल है, तो दिस इज क्वाइट अ प्रूफ कि सब अच्छा है। राइट मैम, एक ये भी बोलते होंगे आपके पास आके कि मैम इसको बिल्कुल कहते हैं ना कि ऐश्वर्या राय की तरह मेरी बेटी हो या ऋतिक रोशन की तरह मेरा बेटा बन जाए, तो ये भी आपके पास आते हैं? डिजाइनर बेबी दे कॉल इट लाइक दैट, राइट। तो वो तो खैर नेचर के साथ में हमें कोई खिलवाड़ नहीं करना है।
सो आई जस्ट डोंट एडवाइज ऑल दीज थिंग्स कि आईज ऐसी ही हो और कम्प्लेक्शन ऐसा हो, कम्प्लेक्शन। सो आई वुड नॉट एडवोकेट सच थिंग्स, ताकि ऐसा जेनेटिक्स पास ऑन हो जिसमें हम खिलवाड़ कर रहे हैं कोई, जैसे किसी भी हम जो भगवान दे रहा है सबसे अच्छा है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चा लड़का हो या लड़की हो या कलर कैसा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा हेल्दी होना चाहिए और आप अपने संस्कार उसे दो, अच्छा बनाओ उसे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये लोगों को मैसेज देना। तो मतलब कि अब हम कह सकते हैं कि अगर कोई चाहे मुझे रोनाल्डो जैसा प्लेयर वाला बच्चा दे दो या शाहरुख खान या सचिन, बिल्कुल, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि फिर आप उनका कोच बनो और रोनाल्डो बनाओ। हाँ, तो मेहनत करो। वैसे मैम ये थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी है? यस, थ्योरेटिकली ये होता है कि जैसे जो डोनेशन है, एक डोनर है या सीमेन डोनर है, उनकी आईज का क्या कलर है, हम लोग सब चेक करते हैं जब हमने किसी पेशेंट को हमने डोनर देना है। तो मतलब वो क्या मैच कर रहा है विद द पेरेंट्स जिनको ये बेबी जिन्होंने पैदा करना है, जैसे हाइट ऑफ द पेरेंट्स, उनके बालों का कलर क्या है, आईज का कलर क्या है, उनका अपना कलर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। सो ऑल दीज थिंग्स आर मैच्ड। और कोई डिजीजेस तो डेफिनेटली हम उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। और कुछ ब्लड टेस्ट जो मतलब एज पर लॉ जो एडवाइज टेस्ट हैं वो सारे किए जाते हैं बिफोर गिविंग द एग और द स्पर्म। मैम जैसे आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो क्या विमेन रेडी टू एक्सेप्ट होती हैं कि हाँ हमें प्रॉब्लम है, और मेन होते हैं एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को कि नहीं जी प्रॉब्लम मेरे में? उनकी कहते हैं ना मर्दानगी पे बात जब आ जाती है तो एक्सेप्ट करते हैं। फीमेल्स जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं। ओके। मेन थोड़ा सा मतलब ऐसा दिखाते हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर अंदर से जैसे आप सोचें तो बहुत कई बार टूटे हुए होते हैं। हाँ। और समटाइम्स इवन लेडीज भी डोमिनेट करती हैं ऐसे आदमियों को। वो भी देखा है। मतलब जनरली इट्स नॉट दैट कि वो लेडी ही बेचारी है। हाँ, कई बारी मैंने उल्टा भी देखा है। हाँ। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सपोर्ट। जब हम कोई फैमिली अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं तो हम उसकी हेल्थ या मेडिकल हिस्ट्री देख के चूज नहीं करते। हमारे यहाँ पे डेस्टिनी मिलाती है। बिल्कुल। तो जो भी प्रॉब्लम है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। राइट। मैम जब फर्स्ट टाइम आपके पास कोई पेशेंट आता है तो जनरली कपल साथ में आते हैं या किसी की मदर या मदर इन लॉ या कोई फ्रेंड या रिलेटिव, मतलब जो फर्स्ट आपके साथ एक मीटिंग होती है तो जनरली मतलब कौन आता है? अगर हम यहाँ पे पेरेंट्स का जनरली ट्रेंड है, जैसे मदर या मदर इन लॉ ये साथ में आते हैं। और लेडी ही पहले आती है? लेडी के साथ आते हैं, इवन हस्बैंड भी आते हैं आजकल, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं मतलब एंटर जब पहले मेरे को मिल रहे हैं तो लेडी, कई बारी कपल इकट्ठे एंटर करता है। ओके। कई बारी हम कहते हैं कि हस्बैंड को अगली बारी आप ले आना। और कुछ ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं जिनको हमें कहना पड़ता है कि आपको एक बारी आना पड़ेगा, वो आने के लिए रेडी नहीं होते। ओके। जिन मतलब ईगो गेम है कई बारी, बट मोस्टली पीपल आर नाउ मतलब अच्छे से कराते हैं इलाज, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। और सक्सेस रेट क्या है मैम इसका? देखो, वर्ल्ड वाइड सक्सेस रेट ऑफ IVF इज कोटेड एज 40%। जितना पेशेंट का एज कम है, जैसे 35 से कम है, तो कई बारी हम 60 to 70% रिजल्ट्स भी देखते हैं। अगर जिसका जो फैक्टर्स अच्छे हैं, सीमेन भी अच्छा है, की क्वालिटी अच्छी है, जो अच्छा बना हुआ है, एज भी पेशेंट की कम है, सपोजिंग उसकी ट्यूब्स नहीं थी तो वो IVF करवा रही है, तो अच्छा सक्सेस रेट है। ओके। सक्सेस रेट से मतलब क्या हुआ कि डिलीवरी होना तक? सक्सेस रेट ऐसा होता है कि कई लोग तो सिर्फ इतना मानते हैं कि जब बच्चे की हार्ट बीट आ गई उसको वो IVF अपना सक्सेस कोट करते हैं। पर जिसको हम कहते हैं ना लाइव बर्थ रेट, मतलब जब मतलब हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली कि भाई बच्चा हेल्दी मदर के हाथ में जब वो अपने घर जाता है मदर की लैप में, तो वो हमारे लिए एक्चुअल सक्सेस है। ठीक है। सो उसको हम कह रहे हैं। तो मैम आपके पास भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट केसेस आते होंगे कि हम इतनी बार IVF करा चुके हैं, तो कोई ऐसा केस आप हमें बताओ जो आपको लगता है कि वो एक आपको याद है और बहुत डिफ़िकल्ट था और आपने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करा, तो प्लीज़ बताइए उसके बारे में। जैसे बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बाहर से आ रहे हैं, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और मल्टीपल IVFs वो करवा चुके हैं। उसके बाद में जब वो इंडिया आते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं या कोई रिलेटिव्स यहाँ पे हैं, तो वो बहुत हाई होप्स से आते हैं। और जब उनका सक्सेस आती है तो मेरी अपनी एक फ्रेंड
वो कनाडा से आई थी एंड मल्टीपल आईवीएफ्स उसके हुए थे। ओके। फिर यहाँ आके उन्होंने कंसीव किया। एक बार वो आए कनाडा से 6 महीने रह के गए। हमने 2 बार आईवीएफ किया, डिड नॉट वर्क। ओके। फिर उसके बाद वो वापस चले गए। Okay. फिर दोबारा आए। Okay. मतलब उन्होंने भी पेशेंस रखी और अपना, मैंने ये देखा है कि जिनकी विल पार है कि मैंने ये चीज लेनी है, हाँ. वहां पे सक्सेस जरूर आती है। और फेथ, जब आपको लगता है कि मेरा डॉक्टर अच्छा है, मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। मतलब मुझे हमेशा वो स्पाइडर की स्टोरी याद आती है। यहाँ पे ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। मतलब यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो अंटिल है। जैसे कई लोग आके कहेंगे ये हमारा लास्ट चांस है, तो मैं ये सोचती हूँ कि हाउ कैन यू डिसाइड कि दिस इज योर लास्ट चांस? व्हाई शुड इट बी योर लास्ट चांस? इट हैज टू बी अंटिल यू गेट द रिजल्ट। हाँ, मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं, इसलिए हम ज्यादा नहीं कह सकते, बट अदरवाइज अंटिल कोई भी काम हमने करना है, अगर हम लगे रहेंगे। और मैंने देखा है जो लोग अपना पूरे फेथ से आते हैं और ट्रस्ट करते हैं, वहां पे जल्दी रिजल्ट्स आते हैं और डेफिनेटली आते हैं। और मैम कितनी बार कोई आईवीएफ करा सकता है? देखो, एज सच लिमिटेशन नंबर की नहीं होती, पर हमने हेल्थ देखनी है। ओके, हेल्थ ऑफ द मदर पेशेंट। हाँ, जब हम उनको, अगर वो फिट हैं, हम तो ही आईवीएफ करते हैं। उनके सारे बेसिक टेस्ट होते हैं। जैसे एज है, अब एज के साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, शुगर हो जाती है, सो ऑल दोस थिंग्स इफ दे आर अंडर कंट्रोल, नहीं तो हम साफ मना कर देते हैं पेशेंट को कि आपकी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही, तो आप मतलब आईवीएफ नहीं कराएं, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें उनको भी रिस्क हो सकता है। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मदर्स हेल्थ, डेफिनेटली। मैम कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं कोई? कॉम्प्लिकेशंस ऐसा है कि अब आजकल इतने अच्छे मेडिकेशंस हैं और अब कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन कर रहे हो, सो इसलिए बहुत कम है। लेकिन एज विद एनी अदर प्रोसीजर, माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर, तो हम उनको सारा एक्सप्लेन करते हैं विद ईच एंड एवरी स्टेप, क्योंकि वी बीइंग डॉक्टर्स तो हम एवरी स्टेप पे हम अपने पेशेंट्स को गाइड करना चाहते हैं। मेरा ये थिंकिंग है कि मैं आई कैन स्पेंड एंडलेस टाइम विद माय पेशेंट्स, उनको एक्सप्लेन करने में कि ये क्यों हो रहा है, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हमें अच्छे से समझ आ रहा है और हमारी प्रॉब्लम्स ऐसे लगता है कि सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। मैम अगर बाय चांस किसी भी वजह से बहुत मल्टीपल आईवीएफ कराने के बाद भी अगर कोई कपल नहीं कंसीव कर पाते हैं कोई, तो उनके लिए क्या काउंसलिंग वगैरह, या हम कह सकते हैं कि उनके लिए साइकोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है? ईच आईवीएफ सेंटर के पास काउंसलर्स होते हैं, तो उनकी काउंसलिंग तो होती ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, उसका सबसे पहला फर्ज है आपको काउंसिल करना, क्योंकि हम फेलियर भी देखते हैं, हम सक्सेस भी देखते हैं। बिल्कुल। फेलियर को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा जो पेशेंट जब उदास हो जाता है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन्हें दोबारा से शी शुड राइज अप एंड गो अहेड। तो वो हमारी यही कोशिश रहती है। राइट मैम, आजकल करियर बहुत सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और करियर भी उसी टाइम, लेडीज़ का स्पेशली अगर हम बात करें तो वही टाइम होता है अपना करियर बनाने का, और वही टाइम होता है मदर बनने का। तो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। तो आजकल हम कहते हैं कि बहुत अच्छा तरीका है विच इज़ एग फ्रीजिंग। तो एग फ्रीजिंग किस एज में करानी चाहिए और वो कैसे होती है, वो प्लीज़ हमें बताइए। एग फ्रीजिंग एक अच्छी कॉन्सेप्ट है कि अगर एक लड़की अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहती है, उसको पहले प्रायोरिटी है कि वो वर्किंग है, और उसकी शादी अभी उसने अपना लाइफ पार्टनर नहीं चूज किया है, तो वो अपने एग्स फ्रीज कर सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बारी कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, जैसे कैंसर है, तो कीमोथेरेपी लेनी है, तो एग्स रिड्यूस हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, उससे पहले ही लोग अपने एग्स प्रिजर्व कर लेते हैं, या फिर इवन ओवरीज प्रिजर्व हो जाती हैं, ओवेरियन मटेरियल, ओवेरियन टिश्यू प्रिजर्व हो जाता है। तो ये एक अलग ही ब्रांच है जहाँ पे इंसान तब भी अपनी प्रेगनेंसी कर सकता है इवन आफ्टर दीज डिजीजेस। और जैसे अगर कोई सोशल, मतलब उसको ने अभी शादी नहीं करनी है और प्रेगनेंसी डिले करनी है, तो एग फ्रीजिंग में ऐसे ही है जैसे आईवीएफ में हम एग्स बनाते हैं, उस साइड रिट्रीवल होगा। तो वही सेम प्रोसेस होगी, प्रॉपर पेशेंट का कंसेंट लिया जाएगा। लेकिन कई बारी एक गो में आपको इतने एग्स नहीं मिलते। जैसे हम
स्टडी करते हैं कि कितने एग्स चाहिए होंगे। कई बार ये प्रोसीजर 3 से 4 महीने ले सकता है, जिसमें इंजेक्शंस लगेंगे, oocyte रिट्रीवल होगा और वो उतने नंबर ऑफ एग्स कलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें फ्रीज कर रहे हो। और उसके बाद जब आप थॉ करोगे, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो काम के नहीं होंगे। तो आप वो मेक श्योर कर रहे हो कि आपके पास उतने एग्स हों कि एटलीस्ट उसके 1 या 2 बच्चे हो सकें। और फिर अगर कोई किसी ने अपना लाइफ पार्टनर चूज किया हुआ है, तो आप एग और स्पर्म को मिला के एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हो। तो हम एग को भी फ्रीज कर सकते हैं, स्पर्म को भी। आपने ऑलरेडी फर्टिलाइज कर लिया और एम्ब्रियो बना लिया। जैसे किसी की शादी हुई है, उनको पता है कि यही पार्टनर्स हैं, तो वो एम्ब्रियो फ्रीज करवा के रख सकते हैं। जब उनको लगे तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर करा सकते हैं। पर ये चीजें बाद में हैं, सबसे पहले तो थॉट प्रोसेस है। मुझे लगता है कि एक लड़की के लिए चाइल्ड बर्थ भी बहुत जरूरी है। तो व्हाई डिले इट? एक उम्र है, आप 30 to 35 के बीच में प्रोड्यूस योर चिल्ड्रन नेचुरली रादर देन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। हाँ, जहाँ पे सर्कमस्टेंसेस कॉल करते हैं कि आपको एक फ्रीज करना है या एम्ब्रियो फ्रीज करना है, तो यस, बट जितना हम नेचर के साथ चलेंगे उतना बेटर है। और क्या एज होनी चाहिए आइडियली? जैसे लेट अस सपोज कोई कह रहा है कि अभी मुझे मैरिज नहीं करनी है, या आई डोंट नो मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा, तो किस एज तक? बिफोर 35 मतलब जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। क्या 25 to 35? 40s के बाद भी पॉसिबिलिटी है ये? 40s के बाद आप कर सकते हैं फ्रीज, लेकिन उनकी क्वालिटी डाउन चली जाती है और बच्चे में एबनॉर्मेलिटी होने का खतरा या एबॉर्शन रिस्क, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो हमने ऐसा रिस्क लेना ही क्यों है? सो बिटवीन 25 to 35 आइडियल एज। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज अपनी इंटरव्यूज देती हैं, और सबसे पहला केस आया था डायना पेंटी, डायना हेडन, सबसे पहला केस डायना हेडन का आया था। तो वो उन्होंने अपने एग्स फ्रीज किए थे और कई साल बाद फिर उन्होंने बर्थ दिया विद दोज एग्स। तो वो लो टेम्परेचर पे फ्रीज करते हैं? हाँ जी, इनकी क्रायो प्रिजर्वेशन होती है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज होती है। तो वो एक टेक्निक होती है विट्रिफिकेशन की, जिससे ये फ्रीजिंग होती है। और वो कितने टाइम के लिए, कितने ईयर्स के लिए वो बढ़िया रहते हैं? ऐसे की स्टडीज चलती रहती हैं। मतलब कई बारी लोगों ने 5 to 10 years तक फ्रीज करके यूज किए हैं। तो अभी 10 years तक, 5 to 7 years तक की स्टडीज हैं कि अच्छे रहे हैं। पर आफ्टर ऑल अगर हम उन्हें बहुत साल रख रहे हैं, हर चीज, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। बेटर है कि अगर फ्रीज किए हैं तो विदिन 5 years यूज कर लें। और मतलब स्टडीज चलती रहेंगी जो बताएंगी कि इतने साल के बाद, मैक्सिमम कोट किया गया शायद 27 years के बाद। बट आई थिंक इट इज बेटर टू बी इन द अर्ली रेंज रादर देन वेटिंग। जितना जल्दी उतना अच्छा है, इट इज बेटर। ओके मैम, जैसे अगर ड्यू टू सम रीज़न एबॉर्शन हो जाए या मिस कैरेज हो जाए, तो क्या वो भी अफेक्ट डालता है प्रेगनेंसी में करने में? एबॉर्शन जैसे कई बार होता है कि आज मतलब हम कह सकते हैं कि बिफोर मैरिज किसी की प्रेगनेंसी हो जाती है, ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस उनको एबॉर्शन कराना पड़ता है, तो उसका लेटर लाइफ पे, प्रेगनेंसी होने पे असर होता है या नहीं होता है? जैसे किसी के रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं, उन्होंने जैसे उन्हें क्लीनिंग करानी पड़ी, जब DNC जैसे हम कह देते हैं कि उन्हें करवानी पड़ी जब उन्होंने प्रेगनेंसी अचीव की अबॉर्ट करने के लिए, तो उससे कई बार यूट्रस की जो लाइनिंग है वो खराब हो सकती है, या यूट्रस में एडहेजन्स हो सकती हैं, जो मतलब आप ये सोचें कि एम्ब्रियो इम्प्लांट होने में प्रॉब्लम आ सकती है आफ्टरवर्ड्स। सो इसलिए रिपीटेड प्रेगनेंसीज ऐसे DNCs भी नहीं करानी चाहिए। जहाँ पे नहीं बस में नहीं है और अबॉर्ट हो रहा है अपने आप, वहाँ पे तो आप चूज नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे आप चूज कर सकते हैं तो इट्स बेटर टू बी केयरफुल, कॉन्ट्रासेप्टिव। और मैम, अगर मदर पूरी तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम है, वो कंसीव नहीं कर सकते हैं, कुछ यूट्रस में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो एक हम कहते हैं कि सरोगेसी वो करवा सकती हैं। अब नए रूल्स मैंने सुना है कि आगे हैं, वो रूल्स के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज़। सरोगेसी में एक लेडी का एग है, उसके हस्बैंड का स्पर्म है, हमने एम्ब्रियो बना लिया। फॉर सम रीजन, जैसे लेडी को कोई मेडिकल डिसऑर्डर है कि वो प्रेग्नेंट होंगे तो उनकी जान को खतरा है, या उनका यूट्रस ही नहीं है, तो उन्होंने सरोगेट चूज कर ली। सरोगेसी में किसी और लेडी ने उनके बच्चे को जन्म देना है, वूम किसी और लेडी वूम किसी और का है। लेकिन आजकल अकॉर्डिंग टू सरोगेसी एक्ट, ये एक एल्ट्रुइस्टिक एक्ट
को उन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है कि आप इसमें आप किसी का भला करने के लिए आप अपना वूम दे रहे हैं और क्लोज रिलेटिव होना चाहिए पेशेंट का, जो सरोगेट मदर है, और मतलब एल्ट्रुइस्टिक एक्ट होनी चाहिए, मतलब एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो ये सब नॉट फॉर मनी, हाँ, नॉट फॉर मनी, नॉट कमर्शियल पर्पस, इट शुड बी एन एक्ट ऑफ काइंडनेस फॉर द अदर कपल। और अकॉर्डिंग टू लॉज मतलब सरोगेट की एज, उसके अपना बच्चा होना चाहिए, एज शुड बी लेस देन 35, और उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा मतलब इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। और इसके लिए कौन डिसाइड करता है कि सरोगेसी ये कपल मतलब कर सकते हैं? पहले तो वो जिस डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं पहले तो वो डिसाइड करता है, उसके बाद वो परमिशन लेते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर उसके बाद में नेशनल लेवल पे। अच्छा, तो काफी सारे बोर्ड है, हाँ, इट्स मतलब ये काफी रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है ताकि कोई इसे मिसयूज ना कर सके, और प्रॉपर परमिशन के बाद ही सरोगेसी हो सकती है। और सिंगल पेरेंट भी कर सकते हैं इसको? सिंगल विमेन वर अलाउड, जो ART एक्ट है, सिंगल लेडीज, बट सिंगल मेन आर नॉट अलाउड। तो मैम हमने देखा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, करण जौहर मुझे याद आ रहे हैं, तुषार कपूर है, उन्होंने सरोगेसी के थ्रू ही अपने बेबीज़ करे हैं, ऑल्दो दे आर सिंगल पेरेंट। और एकता कपूर हैं, तो वो लॉ अभी बना है या पहले? ये लॉ अभी पास हुआ है, मतलब 2021 में बना है, और वो उस हिसाब से वो चल रहा है। वो पहले से थे तभी रूल्स बनाए गए ताकि कोई मिसयूज ना, ताकि कोई क्वेश्चन ही नहीं करे। ओके मैम, बाहर से इंटरनेशनली भी आके यहाँ पे अलाउड है सरोगेसी? NRIs को सरोगेसी नहीं अलाउड, मतलब बाहर से इंटरनेशनल पेशेंट इंडिया में आके सरोगेसी नहीं करा सकते। एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं तो मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बस यही एक रीज़न है मेरे ख्याल से। मैम, एक सर्विक्स कैंसर की अगर हम बात करें, जो उसके लिए वैक्सीनेशन भी आ गई है, तो वो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वैक्सीनेशन जो है सर्विक्स कैंसर की, वो किस किस को लगवानी चाहिए, किस एज में लगवानी चाहिए? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। 9 to 26 ईयर्स ऑफ एज तक ये वैक्सीन दी जाती है। 9 to 26 जो आइडियल एज है, लेकिन इसे 45 तक दिया जा सकता है। 26 तक जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है, और 26 से 45 में भी जो बेनिफिट मिलेगा वो अच्छा है। इसलिए इसे 45 तक लगवाया जा सकता है। आजकल तो जो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स हैं, आपका पीडियाट्रिशियन ही आप मतलब जब हमारी डॉटर जिस एज में जाएगी तो वो उसे बोल देंगे कि आपको ये वैक्सीन लगवानी है। तो इसलिए मिस नहीं होएगी अब की जनरेशन्स में। जिन्होंने नहीं लगवाई है, जैसे हम डिलीवरीज करते हैं, जब हमारे पेशेंट डिलीवर हो जाते हैं तो आजकल वो बता रहे हैं कि जब पेशेंट डिलीवर हुआ है आप पहले ही 1 डोज दे दो, क्योंकि लैक्टेशन में आप ये सेफ है, और फिर आप नेक्स्ट डोज, ताकि पेशेंट मतलब उसको पता चल गया, उसकी काउंसलिंग होगी कि इंजेक्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी आप दे सकते हैं। आप मतलब वो एडवोकेट कर रहे हैं कि जैसे पेशेंट डिलीवर हुआ है तो आप उसे काउंसिल करो। और कितने डोजेज होते हैं इसके? एक एज है, जैसे 14 तक 2 डोजेज हैं, उसके बाद में 3 डोजेज हैं, जैसे 0, 2 and 6। जैसे आज एक लगी, 2 महीने बाद एक, और 4 महीने बाद और, ताकि टोटल 6 मंथ्स का हो गया। ओके, सो 0, 2 and 4। 0, 2 and 6 मतलब सेकेंड डोज के 4 महीने बाद। ठीक है मैम। मैम, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहो जिससे कि वो इस चीज़ IVF से डरे नहीं, बल्कि सामने खुद चल के डॉक्टर के पास जाएं, एक एक्सपर्ट की एडवाइस लें, तो उसके लिए प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को आप कुछ कहिए। एक बच्चा होना हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले हमारे एज बीइंग अ वुमन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैं सबको ये कहती हूँ कि दूसरों के लिए मत पैदा करो, अपने लिए करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है। व्हाई आर यू टेकिंग द प्रेशर? अगर सोसाइटी प्रेशर कर रही है तो अपने लिए आपने एक बच्चा पैदा करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ वो डाल दे, और मतलब आप खुश रहो सारी लाइफ। सो अगर प्रेगनेंसी इजीली अचीव नहीं हो रही और IVF की रिक्वायरमेंट भी हो रही है तो डरना नहीं है।
हाँ। आप अपना डॉक्टर चूज करो, उससे सारी चीजें समझो कि क्या क्या होगा, किस स्टेप वाइज होगा, क्या खर्चा होगा, क्या सक्सेस होएगी। अगर फेलियर आ भी जाता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फेलियर्स के बाद भी सक्सेस अचीव की। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि आईवीएफ की, तो आईवीएफ आज के ज़माने में काफ़ी हद तक एक सेफ़ प्रोसीजर है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप सही डॉक्टर चूज़ करो और टाइमली डॉक्टर के पास जाओ। और आप एग फ्रीज़ भी करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अभी बेबी के लिए रेडी नहीं हो, आप एग फ्रीज़ करा सकते हो, स्पर्म फ्रीज़ करा सकते हो और एम्ब्रियो भी फ्रीज़ करा सकते हो। और ये बहुत सेफ़ प्रोसीजर्स हैं और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जब आप ये कराते हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशन के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, इट्स बीन अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। और आप अपने बिजी स्केड्यूल से यहाँ आए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू दीदी जी, मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू।